तो आज हम जानेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दुर्लभता एवं चयन की समस्या। सबसे पहले जानते हैं संसाधन को। संसाधन वह सभी है जो हमारी आवश्यकताओं को सरल बनाते हैं या हमारे कार्यों को सरल बनाते हैं, जैसे पानी, भूमि, पेट्रोल। ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में भी उपलब्ध हैं। यह सभी संसाधन दुर्लभ पाए जाते हैं क्योंकि यह हमारे पास सीमित रूप में उपलब्ध हैं। इस कारण हमारी आवश्यकताएं इस कारण दुर्लभता की समस्या आती है क्योंकि संसाधन सीमित हैं तथा हमारी ज़रूरतें अथवा मांग अत्यधिक है। ये सिंपल पॉइंट है, आपको ये समझना होगा कि जो भी हमारे नीड हैं, हमारी लाइफ की ज़रूरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा असीमित है। वो कोई मात्रा में ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, जितना मिलेगा हमारे लिए कम ही होगा। पर जो नेचर है उसने हमें बहुत सारे संसाधन तो नहीं दिए हैं, मतलब बहुत तो दिए हैं पर फिर भी हमें कम पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें संसाधनों का चुनाव करना पड़ता है और इसी से दुर्लभता एवं चयन की समस्या का उपलब्ध शुरू होती है, ये समस्या शुरू होती है। इस कारण दुर्लभता की समस्या आती है क्योंकि संसाधन सीमित है तथा हमारी ज़रूरतें अथवा मांग अधिक या असीमित है। हमारी आवश्यकताएं अधिक होने तथा संसाधन सीमित होने के कारण हमें चयन करना पड़ता है उ- वस्तुओं का, जिससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है। हमें वस्तुओं का चयन करना पड़ता है, इसीलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। दुर्लभता के प्रकार। दुर्लभता के 3 प्रकार हैं। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस। बाकी के एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो आपको नहीं जानना है, चैप्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्या उत्पादन किया जाए अर्थात हम ऐसी कौन सी वस्तु का उत्पादन करें जो हमें भी लाभ हो और उपभोक्ता को भी लाभ हो, मतलब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को अच्छी मात्रा में लाभ हो। ऐसी कौन सी चीज़ हमें उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए, मतलब कि ऐसे कैसे उत्पादन करना चाहिए कि ज़्यादा प्राकृतिक ह्रास भी ना हो और अच्छे से सब उत्पादित भी हो जाए, कम से कम की लागत भी लगे, ज़्यादा प्राकृतिक ह्रास भी ना हो। इसके दो तरीके हैं उत्पादन के, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में हम जानते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक से हम श्रम का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तथा पूंजी का अधिक प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे अधिक समय लगता है। श्रम प्रधान तकनीक ऐसे देशों में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत नहीं होता पर ज़रूरतें बहुत होती हैं, पॉपुलेशन बहुत होती है। जैसे इंडिया एक अच्छा उदाहरण है, यहाँ श्रम प्रधान तकनीक ज़्यादा यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, काम मिल सके। और इतनी हाईटेक मशीन भी नहीं है ऐसे अल्प विकसित देशों में, हालांकि इंडिया तो काफ़ी विकसित है खैर। और अधिक पूंजी इसमें नहीं लगता क्योंकि हाथों का, लोगों का इस्तेमाल होता है, अधिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता और इससे रोज़गार बढ़ता है। पूंजी प्रधान तकनीक ऐसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होता उनको। पूंजी प्रधान तकनीक में आधुनिक मशीन का यूज़ होता है, जिससे अधिक पूंजी तथा कम समय लगता है। समय तो कम लगता है लेकिन पूंजी बहुत लगता है और कभी-कभी इससे बेरोज़गारी भी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है किसके लिए उत्पादन करें, अर्थात प्राप्त आय को किसके कितनी मात्रा में बाँटा जाए, जो जिससे समस्या भी उत्पन्न हो और सही मात्रा में बाँटी जा सके। संसाधनों का कुशल उपयोग, अर्थात संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें जिससे उसका हास्य कम से कम हो तथा उत्पादन अधिक हो। इस तरह से हमें प्राकृतिक साधनों का यूज़ करना चाहिए कि उसका हास ज़्यादा ना हो और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते। अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप अब हम जानेंगे जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड है। अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं, आर्थिक विकास के आधार पर वर्गीकरण और उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक विकास में भी हमने 2 भागों में बाँटे हैं इनको, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था जो पूर्णतः विकसित हो चुकी हो, उदाहरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था या जापानी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से विकसित हो। और सेकंड पॉइंट है विकासशील अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जो अभी विकास की प्रगति पर चल रही है तथा हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था यहाँ पर अभी पूर्व विकसित न होकर अल्प विकसित है, जैसे भारत और भी काफ़ी सारे, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश, एशियन साउथ एशियन कंट्रीज़ काफ़ी सारी।
संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बाँटेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों का निजी अधिकार हमारे हाथों में होता है अथवा निजी कंपनियां प्रबंधकों के हाथों में होता है। उदाहरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था। यहाँ सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और लोगों का पूरा स्वामित्व होता है उद्योगों वगैरह पर। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो कि ज़्यादातर बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में प्रत्येक संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। उदाहरण स्वरूप चीनी अर्थव्यवस्था, रशिया की अर्थव्यवस्था भी आप देख सकते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और चीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है समाजवादी अर्थव्यवस्था होकर भी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उद्योगों का हाथ उस पे ही होता है, गवर्नमेंट के पास ही होता है और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण करना ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य तथा जनता दोनों का अधिकार रहता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं क्योंकि भारत ने जब अपनी आज़ादी पाई तो न इसने पूंजीवाद को अपनाया न समाजवाद को। भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था को जिसमें उद्योगों पे मतलब लोगों का अधिकार तो होगा, निजी व्यक्तियों का, पर बिना सरकार की मर्जी के नहीं होगा। उस पर सरकार भी ध्यान देगी और लोग भी तो मिक्स होते हैं। दुर्लभता। अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई है। 1932 में रॉबिन्स ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था। दुर्लभता का अर्थ मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं लेकिन उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों तथा असीमित इच्छाओं के कारण हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को यह सोचना पड़ता है कि वह किन इच्छाओं की पूर्ति करे तथा किन इच्छाओं को छोड़े। इसी स्थिति को दुर्लभता कहते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। अब इन पैसों से उसे भोजन भी करना है तथा उसे किताब भी खरीदने हैं। यहाँ पैसे अर्थात साधन सीमित है तथा आवश्यकताएं अधिक हैं। इस स्थिति को दुर्लभता एवं चयन की समस्या कहते हैं। अब 100 रुपीज़ ही है किसी व्यक्ति के पास और उसको बुक भी लेना है, खाना भी खाना है, तो वो इन दोनों के बीच में चयन करेगा कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर बुक तो वो बाद में भी ले सकता है। तो यही चुनाव की समस्या है। सॉरी, वो दुर्लभता की चयन की समस्या है, ये चुनाव की समस्या यहाँ जानते हैं। जब साधन कम एवं आवश्यकताएं अधिक हो तो हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किन्हें छोड़ा जाए। चुनाव करते समय प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपाय हेतु चयन की समस्या होती है। चयन करना पड़ता है, वही चयन की समस्या है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्लभता की चुनाव की समस्या को जन्म देती है। दुर्लभता ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, अवसर लागत। जब हम एक विकल्प चुनते हैं तथा दूसरा विकल्प छोड़ते हैं, छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य ही अवसर लागत होता है। जैसे कि 2 विकल्प हैं किसी के पास और वो सबसे बेस्ट, जैसे कहीं उसे 10,000 की जॉब मिल रही है और कहीं 12,000 की, तो वो 12,000 की जॉब लेगा, 10,000 की नहीं। तो जो 10,000 वाली जॉब वो छोड़ रहा है वही 10,000 रुपये उसकी अवसर लागत होंगे, जिसे वास्तविक लागत भी कहते हैं। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य दुर्लभ साधनों एवं सर्वोत्तम उपयोग करना है दुर्लभ साधनों का। यही कारण है कि अर्थशास्त्र को चयन के विज्ञान भी कहते हैं। ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर्स भी बनाऊँ। थैंक यू सो मच।